हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपन एसएससी सीजीएल 2024 प्री के जो 36 में आपके पेपर हुए थे उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही एक इजी वे में अपन सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आपको हर एक वीडियो को, हर एक शिफ्ट का जो सोल्यूशन आपको देखना है। और ये जो वीडियो है, ये जो पेपर सोल्व करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो चाहे स्टेट लेवल के हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है सब इस वीडियो को देख सकता है। तो देखिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। आज जो पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं ये है 18 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में जो आपका पेपर हुआ था। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, किस थीटा कोण पर साइन थीटा और कोस थीटा का मान समान रहेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। किस पे रहता है कोस थीटा और साइन थीटा, 45 डिग्री पर। जब थीटा 45 डिग्री हो तो आपका कोस थीटा और साइन थीटा आपका समान होता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसको आपको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। देखिए कैसे, सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 10 11/2। इसको क्या लिख सकते हैं 10/3। ठीक है, पहले इसको इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा आपका 18/13 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 5 11/2। और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 11/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था BODMAS का नियम। सबसे पहले ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से आप किसी को भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन इस छोटे वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 6, इसका एलसीएम आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 11 3 33 और 10 दूना 20, 33 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा 13। और फिर इसको सोल्व करते हैं, और मतलब का होता है 18/13 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले भाग को सोल्व करेंगे तो 2 इंटू। और मैंने आपको बोला था कि भाग यदि संख्या आपके भिन्न में है तो भाग को अपन इंटू लिख देते हैं, लेकिन इसके बाद वाली संख्या को अपन उल्टा कर देते हैं, 11/4 को 4/11 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए काटापीटी करते हैं। तो देखिए 6 से कटेगा 6 3 18, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये है 3 और 1 4, 4 माइनस ये भी कितना है 4, 4 माइनस 4 आपको कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आपका 0। आंसर से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा खींची जाती है। वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है ये, एक वर्त के केंद्र से, एक वर्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक वर्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची जाती है जिसकी लंबाई कितनी है 32 है। आपको बताना है कि वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या ये बताना नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, किसी वर्त के केंद्र से यदि जीवा पे अपन परपेंडिकुलर डालते हैं, एक सीधी रेखा है इसका मतलब परपेंडिकुलर डाला गया है, परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है ये सामने वाले भुजा या सामने वाले जीवा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब ये पूरी 32 की है तो ये 16 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा। अब देखिए अपने पास में एक, अपन को पता चल रहा है कि 4 का मल्टीपल है 12 16, और आपको पता करना है ट्रिपलेट लग रहा है कौन सा, देखो 3 4 और 5 होता है। 3 को 4 से इंटू करेंगे तो 16, 4 को 4 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 3 को 4 से इंटू करें तो 12, 4 को 4 से इंटू करें तो 16, और 5 को 4 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा 20। तो ये भी क्या होता है आपका एक ट्रिपलेट होता है 12 16 और 20 का। तो आपकी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। या फिर आप अब ट्रिपलेट आपको पता नहीं है तो आप क्या कर लो, पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपना जो त्रिज्या आएगी वो क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब के 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ दिया जाए तो परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखिए घन का आयतन दे रखा है, एक घन का आयतन आपको 512 और घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब।
ए क्यूब कितना दे रखा है 512, तो ए कितना आ जाएगा, ए मतलब घन की भुजा कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो 8-8 सेंटीमीटर के 3 घन है और तीनों को जोड़ा गया है, जोड़ के एक घना बनाया गया है। तो आपको उस घना का क्षेत्रफल बताना है। देखिए सबसे पहले अपन बना रहे थे 3 घन, क्या करें 3 घन जोड़े गए हैं इसमें। ऐसे ही 3 घन हो गए। ठीक है, इनको जोड़ा गया है। एक घन की जो लंबाई है वो कितनी है, भुजा कितनी है 8 है, तो ये 8 है, ये 8 है और ये 8 है। तो देखिए पूरा एक घन बन गया, तो इस घन की लंबाई तो क्या हो गई 24 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, लेकिन देखिए अपन यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई तो अभी भी 8 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ये इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई अभी भी कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर ही है। तो देखिए यहाँ से लंबाई अपने पास में आ गई कितनी 24, चौड़ाई कितनी आ रही है 8, और ये क्या है ऊंचाई भी कितनी है 8 है। तो घन आपका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, घन आपके एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई। तो देखिए वैल्यू पुट कर देंगे अपन, 2 इंटू लंबाई कितनी है 24, चौड़ाई है 8, प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 24, 24 8 192 होता है, 8 8 64 होता है, और ये भी कितना हो जाएगा 192। देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 4 8, 448 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 896 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, घन आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र O वाले किसी वर्त में AO से वर्त का व्यास है, B वर्त की परिधि पर एक बिंदु इस प्रकार है कि चाप AB चाप BC का 1/5 है, कोण BOC का माप डिग्री में कितना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक वर्त है, ठीक है, जिसमें AOC क्या है, वर्त का व्यास है AOC, B वर्त पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AB BC का 1/5 भाग है, मतलब BC आपका 5 है तो AB कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोण BOC का माप बताइए, ये वाला कोण आपको बताना है। देखिए ये जो लेंथ है वो 1:5 के अनुपात में डिवाइड है, तो ये कोण भी 1:5 के अनुपात में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये टोटल कोण कितने का है 180 का, तो 180 किसकी वैल्यू है 6 की, और अपन BOC मतलब 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा BOC का मान। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक सांड से क्वेश्चन था, दी गई तालिका वर्ष 2015 से 2019 तक विभिन्न शोरूमों द्वारा बेचे गए टीवी की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, A, B, C और D 4 शोरूम है, 2015 से 2019 तक इन जो टीवी है उनकी बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, देखिए पूछा क्या है 2017 में शोरूम A, B और, अच्छा यहाँ पे कुछ गलत है, देखिए इसमें क्या है ए बी और सी से टेलीविजनों की बिक्री, और 2019 में शोरूम बी सी और डी से टेलीविजन की बिक्री के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है 2017 में ए बी और सी, 2017 में ए बी और सी में कितने की बिक्री हुई है, देखिए 4 और 2 6, और ये 9 और 1 10, हासिल में 606 टेलीविजन की बिक्री हुई है ए बी और सी की, है ना। और 2019 में बी सी और डी, 2019 में बी सी और डी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 8 और 2 10, आंसर में एक चला जाएगा 10, ये 600। ठीक है, तो इसका अंतर ही पूछा भाई 606 और 600 में अंतर कितने का, 6 का अंतर, तो क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी एकदम से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक संख्या r को r से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, r² + 6r + 7 को r से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए आप क्या कर लो, 8 से विभाजित होने पर 3 शेषफल वाले कोई भी संख्या मान लो, इसको संख्या मान के कर लेते हैं।
जैसे देखिए 8 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है 3, मतलब 11 और 8 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो 11 ऐसी संख्या है जिसमें यदि 8 का भाग देते हो तो आपका शेषफल कितना बचता है 3। तो मैंने मान लिया कि जो r है इसकी वैल्यू कितनी है 11 है। ठीक है, तो देखिए अपन को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आर स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 प्लस 6r, 11 6 66 प्लस 7। ठीक है, इस संख्या को यदि 8 से विभाजित करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 7 6 13 और 1 14 का 4 हासिल में हो जाएगा 7 8 9 और ये 194 में जब 8 का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16 19 3 और 8 चौक 32, कितना शेषफल बच जाएगा 2 शेषफल बच जाएगा 194 में 8 का भाग देते हो। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। यदि 60% पुरुष निरक्षर हैं और 60% महिलाएं साक्षर है तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए क्या दे रखा है, मेल और फीमेल। 45% मैंने मान लिया टोटल पॉपुलेशन 100 है, उसका 45% कौन है, मेल है, तो बच्चे 55% क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। यदि 60% पुरुष निरक्षर है तो देखिए अपन को बताना किसका है, साक्षर पुरुष बताना है। तो 60% पुरुष निरक्षर है तो 40% पुरुष साक्षर होंगे, तो 45 का 40% क्या हो जाएंगे, पुरुष साक्षर हो जाएंगे। ठीक है, 40% ये निकाल लिया। ठीक है, 40% ये क्या हो गए, साक्षर पुरुष हो गए। इसको अपन को कंपैरिजन किससे करना है, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या, निरक्षर महिलाओं की संख्या देखिए 55% में 55 टोटल महिलाएं हैं, उसमें से 60% महिलाएं क्या है, साक्षर है, तो निरक्षर महिलाएं कितनी हो जाएंगी, निरक्षर महिलाएं हो जाएगी 40%। निरक्षर महिलाएं तो पूछा है ना, निरक्षर महिलाएं कितनी हो जाएगी 40% हो जाएगी। देखिए क्योंकि अपन को परसेंटेज में पूछा है तो रेशियो बना के भी अपन कर लेंगे। 40% से 40% कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 11 बार। आपको पूछा है तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने अधिक है, 2 अधिक है। किससे, 9 से, इंटू 100 कर देंगे। 1/9 होता है 11 सही, 1/9 होता है 11 से 1/9%, तो 2/9 कितना हो जाएगा 22 सही, 2/9% तो 22.22 आ जाएगा। ठीक है, 22.22% क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष क्रय मूल्य पर बेचता है, पूरे सौदे में उसका लाभ परसेंट कितना है। देखिए क्या है, टोटल 8 वस्तुएं, उसमें से 5 वस्तुओं को 20% के लाभ पर तथा शेष 3 वस्तुओं को क्रय मूल्य पर मतलब 0% लाभ या हानि पर बेचता है। ठीक है, तो देखिए उसको 5 वस्तुओं पर कितना 20%, तो टोटल लाभ कितना हो गया 80%। ठीक है, टोटल लाभ कितना हो गया 80% का, कितनी वस्तुओं पर, 5 और 3 8 वस्तुओं पर। ठीक है, 5 और 3 8 वस्तुओं पर, तो क्या बोल रहा है, तो सौदे में उसका लाभ या हानि परसेंट क्या था, अच्छा 20 पंजे 100। ठीक है, 100 कितने का लाभ हो गया, 100% का लाभ हो गया। उसको कितने वस्तुओं पे, 5 और 3 8 वस्तुओं पे। तो देखिए 100/8 जो होता है वो कितना होता है 12 से 1/2% का उसको टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। देखिए 3 प्रकार की छूट दे रहा है। पहली छूट है 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। 25 दूसरी है 25% और 10% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तीसरी है कि 33% की एक छूट देता है। आपको बताना किस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। विक्रय मूल्य न्यूनतम कब होगा, जब छूट अधिक दी जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे ज्यादा छूट कौन से केस में दे रखा है। तो पहले में देखिए जब भी आपके पास में 2 छूट देते तो उसके समतुल्य छूट जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस छूट निकालते माइनस आएगा ए इंटू बी बटे 100। तो देखिए यहाँ पे करते हैं 15 और 20 तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 15 20 कितना हो जाएगा आपका 35 माइनस 15 इंटू 20/100। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 32% की छूट। ठीक है, दूसरा क्या है
25 और 10, 25 और 10 में 35 होता है आपका, माइनस 25 इंटू 10/100, ये कितना हो जाएगा देखिए 35 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा आपका 32.5% की छूट देगा। देखिए पहले का केस में कितने की छूट दे रहा है 32% की, दूसरे केस में कितने की छूट दे रहा है 32.5% की, और तीसरे केस में 33% की छूट दे रहा है। तो सबसे ज्यादा छूट 33% की दे रहा है, तो सबसे कम विक्रय मूल्य भी सही होगा। तो कौन सी छूट आ जाएगी, थर्ड छूट आपकी सबसे, थर्ड छूट पे क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य सबसे कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि sec t इक्वल्स टू x बटे y है तो कोट t किसके बराबर है। देखिए sec t आपका क्या होता है, sec t होता है कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लंब निकाल लेंगे अपन, कर्ण का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा रूट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोट टी क्या होता है आपका, कोट टी होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है y है और लंब कितना है रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन 12 नंबर, किसी चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे में तय कर सकती है। समान चाल से यह 10 घंटे में धारा की दिशा में 32 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, धारा की चाल क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को अपन वैसे तो इसको एजप्शन से करते हैं कि कुछ मान के करते हैं। ठीक है, यदि इसको अपन बेसिक से करते हैं तो भी अपन इसको इजीली और जल्दी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बेसिक से ही करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, धारा की चाल में मान लेती हूँ कि जो मोटर बोट है, जो बोट है या जो नाव है, नाव की चाल मैंने मान ली x है और धारा की चाल मैंने माना, ये आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, y है। यदि ये क्या कर रहे हैं, ये धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या होता है चाल जुड़ती है, और धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो चाल क्या होती है माइनस होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखो, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर मतलब x माइनस वाई। ठीक है, इतना टाइम लगेगा इसको जाने में, और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई, ये जाने में कितने घंटे का समय लगता है, टोटल 17 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको एक कंडीशन और दे रखी है कि धारा की दिशा में 32 किलोमीटर, धारा की दिशा में 32 किलोमीटर दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितने घंटे का टाइम लग रहा है, 10 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, देखिए मैं क्या करती हूँ, x थोड़ी देर के लिए x प्लस a को मान लेती हूँ a, और x माइनस वाई को या p कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, a मान लेती हूँ, x माइनस वाई को b मान लेती हूँ। ठीक है, तो x माइनस वाई क्या माना है अपन ने b, और x प्लस वाई a माना है, ये भी क्या हो जाएगा b और a हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको। देखिए 2 से काटते हैं तो ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5, मतलब 6/b प्लस 16/a इक्वल टू 5। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से अपन a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, देखिए इस वाले इक्वेशन को मैं क्या कर दूं 4 से इंटू कर दूं। देखो 6 4 24, यहाँ पे भी 24 है ना, इस पूरी को 4 से इंटू कर दूं मैं, तो ये भी 4 से इंटू हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू करके क्या करते हैं, ये 16 चौक 64 होता है, इस वाले में से इसको घटा दो, 4 से इंटू करके इसमें से इसको घटा दो, तो देखिए 24b माइनस 24b ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपके पास में क्या बढ़ जाएगा 16 चौक 64 माइनस 40/a, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस 17 आ जाएगा। तो देखिए 64 में से 40 जाता है तो कितना बच जाएगा 24/a बराबर है 3, 3 8 24 होता है। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 8 आ गई। जब a आपकी 8 आ जाती है तो देखिए अपन क्या करते हैं b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a यहाँ पे 8 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 24/b, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 8 5 40, और ये 5 इधर जाके 17 में से माइनस हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा
12 हो जाएगा। तो देखिए 12 दूना 24, तो b कितना आ गया आपके पास में 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई आपके पास में आ रहा है 8 और x माइनस वाई आपके पास में आ रहा है कितना 2 आ रहा है। अपन को चाहिए क्या, धारा की चाल चाहिए। धारा की चाल मतलब y चाहिए। और जब भी आपके पास में दो इक्वेशन ऐसे आती है तो जो y निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करके 2 का भाग देते हैं। तो दोनों को माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया तो कितना 6 और 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगी धारा की चाल। तो 3 किलोमीटर पर घंटा क्या हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी। ठीक है, बेसिक से भी आपसे इजीली हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 36 और 100 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए मध्यानुपाती जब दो संख्याओं को निकालना होता है तो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को इंटू करके उनका रूट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 6 और ये 10, क्या आ जाएगा आपका 60 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पाई चार्ट से क्वेश्चन आया था। आपको एक पाई चार्ट दिया गया था और इसका अध्ययन करें और रिक्त स्थान को भरने में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया गया पाई चार्ट एक दुकान में एक दिन में विभिन्न फलों की बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, देखिए ये जो पाई चार्ट है ये फलों की बिक्री को दर्शा रहा है कि 20% सेब की बिक्री हो रही है, 40% केले की बिक्री हो रही है, 30% संतरे की बिक्री हो रही है और 10% मौसम्बी की बिक्री हो रही है। आपको दे रखा है यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या कितनी है, 1200 है तो बेचे गए केले की संख्या कितनी होगी। 1200 टोटल फल बेचे गए हैं, टोटल फल मतलब 100, और आपको केले का परसेंट बताना है, केले का परसेंट कितना है 40 है। तो इसको कर लेंगे, देखो कितना आ जाएगा 12 चौक 48, कितना आ जाएगा 480 केले बेचे गए। एकदम इजी क्वेश्चन थे दोनों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पाइप एंड टैंक से क्वेश्चन आया था। देखिए क्या था, पाइप एक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकती है जबकि पाइप वाई उसी टंकी को 72 घंटे में भर सकती है। यदि दोनों पाइप 20 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी का कितना भाग खाली बचेगा। देखिए दो पाइप है, पाइप एक्स है ना वो टंकी को 60 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप वाई है वो टंकी को 72 घंटे में भर सकता है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा दे तो क्या करते हैं अपन, टंकी की क्षमता ज्ञात करते हैं। वो कैसे करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए 60 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो 12 5 60 होता है और 12 6 72, मतलब 6 5 30, 30 को 12 से इंटू करते हैं तो 360 आ जाएगा। ठीक है, 360 क्या आ जाएगा, 60 और 72 का एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 360 में 60 का भाग देते हैं तो 6 आएगा, 360 और 72 का भाग देते हैं तो 5 आएगा। मतलब जो पाइप एक्स है उसकी क्षमता है 6, मतलब 1 घंटे में 6 भाग भर सकता है, जबकि जो पाइप बी है वाई है वो 1 घंटे में 5 भाग भर सकता है। अब देखिए दोनों पाइपों को 20 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, 20 घंटे के लिए दोनों पाइप 1 घंटे में मिलकर कितना भाग भर सकते हैं, 6 और 5 11। तो 20 घंटे में कितना भरेंगे, 11 से इंटू कर लेंगे, कितना हो जाएगा 220 भाग को भर देंगे। ठीक है, 220 भाग को भर देंगे, कितना भाग खाली रह गया, 140 भाग खाली रह गया। कितने में से खाली रहा है, 360 में से। ठीक है, बस यही तो पूछा है ना, वो कितना भाग खाली बचेगा। तो 140 खाली रह गया, कितने में से रहा, टोटल 360 में से 140 भाग खाली रह गया। काट लेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 18, तो 7/18 भाग क्या हो जाएगा आपका, खाली रह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है आपको, 5 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है कितना 80। तो देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, औसत कितना हो गया 80/5, 16 हो गया। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, 5 संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या है, तो 2 इससे बड़ी होगी और 2 इससे छोटी हो जाएगी, यही तो हो जाएगी ना। आपको पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, यदि 3 sin a + 4 cos a बराबर 5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अपन कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको sin a + cos a इनके साथ में कोई कोफिशिएंट लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इधर 1 बना लो आप, इधर 1 कैसे बनेगा, सब में आप 5 का भाग लगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 sin a + 4/5
कोस ए बराबर 1। ठीक है, अब देखिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो देखिए अपन कंपैरिजन करते हैं उस वाले फॉर्मूले से। तो यदि मैं साइन यहाँ पे साइन ए लिख दो 3/5 की जगह साइन ए लिख दो, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। और ये 4/5 लिख दो, 4/5 की जगह कोस लिख दो तो कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। यही तो आपका 1 होता है ना। इसका मतलब ये है कंपैरिजन करोगे तो साइन ए की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में 3/5 है, और कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 है। तो tan क्या होता है आपका, अपन को पूछा tan ए, साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, साइन ए का मतलब 3/5 बटे 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में 3/4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, निर्मित त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा। देखिए अपन हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे निकालते हैं, पूरे वर्त का परिमाप क्या होता है 2πr, इसको θ/360 से इंटू कर देते हैं, प्लस में 2r करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है त्रिज्यखंड का परिमाप होता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू अपन को पाई की वैल्यू ले ली है 3.14, आर कितना दे रखा है 24 इंटू थीटा दे रखा है 60/360 प्लस 2r कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए नीचे 2 जीरो लगा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36, 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे क्या हो जाएगा 6 4 24। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब काटेंगे नहीं इसको, कैसे सोल्व करेंगे 4 दूना 8, 8 को 314 से इंटू करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा आपका 8 चौक 32, हासिल में 3, 8 एकम 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, नीचे 100 है, 100 का भाग लगाना है, मतलब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। प्लस कितना है 48 है, तो देखिए अपना आंसर क्या आएगा 8 5 13 और ये 4 और 3 7। ठीक है, कितना आ जाएगा 73.12 क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 73.12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर आपका ए होगा 73.12 सेंटीमीटर। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया गया, यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो रुपए 1512 अधिक प्राप्त होते। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है 6 वर्षों के लिए दिया जा रहा है और कितनी अधिक दर से 7% अधिक दर से। एक साल में कितने परसेंट अधिक 7% अधिक ब्याज दिया जा रहा है, तो 6 वर्ष में कितना 7 6 42% अधिक दिया जाता। ठीक है, एक वर्ष में 7% ब्याज अधिक दिया जाता है। ठीक है, ब्याज अधिक दर से दिया जाता है तो 6 वर्ष में कितना अधिक दर हो जाएगी 7 6 42%। इस की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 1512 दे रखी है। ठीक है, तो 1512 अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए 1% कितना आपको पूछा क्या मूलधन पूछा है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1512/42 कर लेंगे। और अपन को पूछा मूलधन मतलब 100%, तो 100% के लिए क्या कर देंगे इसको 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, अब अपन सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो कैसे हो जाएगा 7 से काटते 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 6 42, 6 से काटेंगे कितना 36, तो कितना आ जाएगा ये 3600 रुपए मूलधन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अलजेब्रा के चैप्टर में मैंने ऐसा क्वेश्चन अच्छे से करवा रखे हैं। देखिए अपन को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो ये कब आ सकता है जब अपने पास में x प्लस 1/x हो तभी आ सकता है। अपन को x दिया हुआ है 1/x निकालना है। ठीक है, देखिए एक तो मैंने आपको इसका डायरेक्ट में बताया था, यदि इनका स्क्वायर करते हो तो उसका डिफरेंस 1 होता है, तो जो ये होता है ना ये 1/x इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनका स्क्वायर कितना है 7 7 49, तो इसका कितना हो जाएगा 4 चौक 16 16 3 48। ठीक है, डिफरेंस एक ही है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कितना 7 प्लस
4/3 हो जाएगा। या आप क्या करोगे, परिमेयकरण करके करोगे तो उससे भी हो जाएगा। तो 1/x कितना आ जाएगा, 7 + 4√3 आ जाएगा। x + 1/x कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो देखो क्या हो जाएगा, x + 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो माइनस के 4√3 से प्लस का 4√3 कैंसिल हो जाएगा और साथ साथ 14 आ जाएगा। अब देखिए यदि x + 1/x आपको 14 दे रखा है तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 - 2 कितना आ जाएगा, 194 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका सारणी से क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित तालिका 2015 से 2019 तक विभिन्न श्रेणियों में किसी कंपनी का व्यय हजारों में दर्शाती है। ठीक है, 2015 से 2019 तक किसी कंपनी का व्यय, वेतन में कितना व्यय हो रहा है, ईंधन और परिवहन पे, बोनस पे, ऋणों पर ब्याज और कर, इसमें कितना व्यय हो रहा है, हजारों में दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें सारणी में दिया गया है। आपको पूछा गया 2015 से 2019 तक प्रति वर्ष ईंधन और परिवहन पर कंपनी द्वारा भुगतान की गई औसत राशि कितनी है। ईंधन और परिवहन का औसत निकालना है अपन को। ठीक है, सिंपली जोड़ लेंगे, 8 2 10, 14 और 2 16, हासिल में 1 10 11 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, हासिल में 1 चला जाएगा, 4 रही 586 है। लेकिन ये क्या है, हजारों में, तो इसको देखो आंसर में अपन को इसमें दे रखा है तो अपन को हजार में चेंज करना है इसको। ठीक है, इसका एवरेज निकाल लेंगे, कितना है, 5 है तो 5 का भाग दे लेते, कितना हो जाएगा, देखो 5 एकम 5, फिर से 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा, 1,17,200 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 48 मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर दी गए तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए लंबाई है वो चौड़ाई से 6 मीटर देखा, तो चौड़ाई में x मान लेती हूँ तो लंबाई x + 6 हो जाएगी। इसका परिमाप अपन को दे रखा कितना, 48। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है अपने पास में, x + 6 और चौड़ाई कितनी है, x, ये कितना दे रखा है, 48। ठीक है, 2x + 6 कितना हो जाएगा, 24। तो देखिए यहाँ पे अपन 6 माइनस करते तो 18 और 18 में 2 का भाग देते तो कितना आ जाएगा, 9। मतलब चौड़ाई यदि 9 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 + 6 15। ठीक है, आपको पूछा बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। 15 × 9 कितना हो जाएगा, 135 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 135 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज क्यूपीआर एक सर्वांगसम त्रिभुज इस प्रकार है कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 65 डिग्री और कोण C बराबर 75 डिग्री है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ABC और एक है त्रिभुज QPR, ये क्या है, आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, फिर क्या बोला है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर है, कोण B बराबर 65 डिग्री और कोण C बराबर कितना है, 75 डिग्री। तो देखिए दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम है, तो यदि AB बराबर 7 है तो QP भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यदि AC बराबर 8 है तो QR भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोण B 65 है तो कोण P भी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और कोण C आपका 75 है तो कोण R भी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपको पता क्या करना है, देखो 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा आपका सही है ये बताना है। कोण R बराबर, ए ऑप्शन में देखो कोण R बराबर 75 है, हाँ ये तो है, लेकिन PQ आपका 8 है क्या, नहीं, PQ तो कितना है, 7 है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन AC बराबर PR, AC PR के बराबर, PR के बराबर हो सकती है क्या, AC किसके बराबर होगी, QR के बराबर होगी, तो ऑप्शन सेकंड भी आपका गलत है।
देखिए पी क्यू बराबर 7, पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर सही है। और कोण आर बराबर 75 डिग्री, दोनों मैच हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 2010 में एक कंपनी के कुल व्यय को विभिन्न मदों के तहत वर्गीकृत किया गया था। उसका प्रतिशत बंटन नीचे दिए गए बार ग्राफ से दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए कोई कंपनी है तो उसमें जो व्यय हो रहे हैं उसका परसेंटेज वितरण यहाँ पे दे रखा है कि देखो आधारभूत संरचना पे 20%, ये जो डेटा है परसेंट में दे रखा है। 20% डेटा आधारभूत संरचना पे, परिवहन पे 12.5%, विज्ञापन पे 15%, कर पे 10%, R&D 5%, वेतन 20% और ऋण पर ब्याज कितना है 17.5% है। ठीक है, आपको बताना यदि विज्ञापन पर रुपए 2.1 करोड़ है, ठीक है, तो परिवहन और करों पर व्यय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रखा है, विज्ञापन पर कितने करोड़ है 2.1 करोड़। ठीक है, विज्ञापन पे यहाँ पे कितना परसेंट है 15, तो 21 किसकी वैल्यू है 15% की वैल्यू है। आपको बताना क्या है परिवहन और कर के बीच का अंतर, परिवहन और कर के बीच में अंतर कितने का है, ये परिवहन 12.5% और 10% के बीच का अंतर कितना है 2.5 है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आ जाएगा आपका, पॉइंट आएंगे नीचे 2 जीरो। ठीक है, काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से 5 बार, 3 से काटेंगे 7, कितना हो जाएगा 7 5 35.35 करोड़। ठीक है, 0.35 करोड़, ये इसको क्या लिख देंगे 35 लाख। ठीक है, क्योंकि ये डेटा आपको किस में दे रखा है करोड़ में दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 35 लाख आ जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यदि निम्नलिखित समीकरण की प्रणाली में चरों का मान लगातार 3 पूर्णांक के रूप में है तो ए का मान है। देखिए आपको 3 इक्वेशन दे रखी थी, इसमें जो आपके एक्स वाई और जेड है इनका जो मान है वो लगातार 3 पूर्णांक है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए लेंथी था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को यदि आप एग्जाम में जिस ऐसे लग ही रहा है क्वेश्चन को देखते ही कि जैसे पहली बार इस क्वेश्चन को देखा हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनको स्किप करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको कम से कम 2-3 मिनट तो लगेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये जो एक्स वाई और जेड क्या है 3 लगातार पूर्णांक संख्या है। ठीक है, एक्स वाई और जेड क्या है 3 लगातार पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, बीच का डिफरेंस लगातार पूर्णांक है, मतलब ये क्या है एक समांतर श्रेणी में होता है, समांतर श्रेणी में है। तो देखिए समांतर श्रेणी में क्या होता है, जो बीच वाली संख्या है उसका दुगुना किसके बराबर होता है, इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, वही बीच वाला क्या होता है इनका एवरेज होता है। ठीक है, अब देखिए अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले मेरे को पहले इक्वेशन को लेना है। यहाँ पे देखो x प्लस जेड को क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे 2y, तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस वाई बराबर 2a। तो देखिए यहाँ से अपने पास में y क्या आ गया 2a आ गया। ठीक है, y का मान क्या आ गया 2a आ गया। ठीक है, अब देखिए अपन दूसरे इक्वेशन में जाते हैं। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में चलते हैं, तो यहाँ पे मैं इस देखो इस 4y को मैं 2y प्लस 2y लिख दूं क्या, x प्लस 2y प्लस 2y माइनस 2z बराबर 3 माइनस 4 माइनस ए हो जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस ए। अब देखिए अपन को क्या करना है, इसको कैसे कर सकते हैं अपन, अच्छा मैं ऐसे नहीं करते हैं, देखो 4y की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। 4y की वैल्यू कैसे कैसे पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे करेंगे इसको, 1 मिनट।
देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2y x माइनस 2z है ना, तो x माइनस 2z तो नहीं लिख सकते, 2y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 2y x प्लस जेड है तो 4y क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2z हो जाएगा। देखो 4y की वैल्यू पुट कर लेते हैं अभी। 4y किसके बराबर हो जाएगा, 2x प्लस 2z के बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे x है प्लस 4y को क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2z माइनस 2z है 3 इंटू 4 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो 2z से 2z कैंसिल हो जाएगा और 2x प्लस x कितना बन जाएगा, 3x बन जाएगा। 3x बराबर क्या है, 4 3 12 माइनस 3a है। ठीक है, तो देखिए काटेंगे अपन 3 चौक 12 और या फिर ऐसे काट लेते हैं तो 3 एकम 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस a। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। देखिए z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, z कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इसको 2z लिख लूं, 2z प्लस 2z लिख लूं। ठीक है, और इस 2x के साथ में एक 2z को ले लूं, तो देखिए 2x प्लस 2z कितना हो जाएगा, 4y माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 6 माइनस 2a। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, y प्लस 2z बराबर है 6 माइनस 2a के। अब y की वैल्यू अपन यहाँ से 2a पुट कर देते, तो ये देखो 2a हो जाएगा, ये 2a इधर जाके 4a बन जाएगा, तो 2z कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4a बन जाएगा। ठीक है, 2 से काट देंगे तो ये 3 बार, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो z बराबर क्या आ गया, 3 माइनस 2a आ गया। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है, अपने पास में x y और z की वैल्यू आ गई, इन तीनों को इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अपने पास में एक जब एक वैल्यू आएगी तो x और z की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक, अब वो एक है ना, हाँ तो एक आंसर ले सकते हैं, तो y को z पे तो 2y हो जाएगा, तब x प्लस 4 प्लस z वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2। ठीक है, माइनस 2। अब वो 4 3 7 और यार 2 ये दोनों को जोड़ेंगे 3 और ये इधर आ जाएगा 7, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू के बाद में 7 है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या पड़ेगा, तो आप यूज करते हो क्या करने वाले इसमें से 2 वैसे सिस्टम को सॉल्व करना, जो आंसर आएगा उसको अपना भी वैल्यू अरेंज की वैल्यू कितने की है, 1 आ जाएगी। ठीक, इसके साथ में अपना आगे नंबर को जो सिर्फ सरकार पेपर आता करने का, देखते हैं अब अगले मिलते हैं अगले। ठीक है,